जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। डॉक्टर फरत, अस्सलाम ये वालेकुम कहाँ से सर। बोल रही हैं? हाँ, जी फरत। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक पेशेंट है जिसका मतलब सर वो एंड्रोमेट्रोसिस की पेशेंट है, साथ वो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट, शी इज नली पेरस एंड वन फॉर फर्टिलिटी ना। अब सर उसकी जो एंड्रोमेट्रियस सिस्ट है सर, वो अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो सर हम उसको रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे लेप्रोस्कोपिकली? वेरी गुड। आपने बोला उसकी दो हैं कंप्लेंट्स, एक है कि इनफर्टिलिटी है उसको, और दूसरा एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस तो बीमारी होगी ना, जी तो सर। आप यू फॉरगेट इट कि स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस क्या है, 1 2 3 4। यू टेल मी कि उसकी कंप्लेंट क्या है। सर बेसिकली उसकी शी वांट टू कंसीव। बेसिकली देयर आर टू कंप्लेंट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ना, इन पेन एंड इनफर्टिलिटी। ये ध्यान में ना ऐसे बोलना कि there are two complaints of endometriosis. You name the complaint first. She यस सर। complains of pain. She complains of dysmenorrhea, dyspareunia, anything like that. तो फिर बोलो कि उसको Sir, endometriosis। my patient is a nulliparous from last three, married for 3 years, and she has mild pain during menstrual cycle and off and on dyspareunia. But our main concern is our fertility. So sir, फिर on the ultrasound there is a 3 centimeter endometriotic cyst. अगर ये अगर आप किताब पढ़ें तो वहां पे 3 सेंटीमीटर ऐसा सच नहीं लिखा हुआ, वहां पे ये लिखा हुआ है कि एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 3 और 4 उसकी सर्जरी से फायदा होता है सब फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, क्योंकि उसमें रीजन होती हैं, आप कोरेक्टिव मेजर्स ले लेते हैं। और अगर स्टेज 1 2 हो तो उसमें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें अक्सर ऐसी रीजन नहीं होती। जी So, सर। surgery in a patient of subfertility, उसमें अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो उसकी सर्जरी एज सच विल नॉट इम्प्रूव द रिजल्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सबफर्टिलिटी। तो इसलिए उसको सबफर्टिलिटी को कोई फायदा नहीं होगा 3 सेंटीमीटर आप एक्सरसाइज कर दें, बल्कि जो जिस तरह 3 सेंटीमीटर का वो वहां पे ट्यूमर बना होगा या स्वेलिंग होगी, उसको काटते हुए उसके नीचे यूरेटर है, कोई और ब्लड वेसल है, तो या इंटेस्टाइन है या रेक्टम है, एंड मुमकिन है उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाए। सो आई विल यू विल से to the examiner, if this patient has got subfertility and has got endometriosis, 3 सेंटीमीटर ना बोलो, मेरी नजर में तो ये स्टेज 1 या 2 ही है। तो यस क्योंकि सर। और कुछ नहीं बोला आपने, तो इसलिए इसको इसकी सर्जरी का कोई खास फायदा नहीं होगा। तो आई विल डायरेक्टली ट्रीट हर सबफर्टिलिटी। अब 3 साल से है, आई विल प्रिज्यूम कि उसके वो तीनों चारों टेस्ट हो चुके हैं। 4 टेस्ट मैं कहा करता हूँ, एक हस्बैंड का सीमन टेस्ट, एक ओवुलेशन का टेस्ट FSH AMH, और तीसरा ultrasound test to find out the number of follicles or ovaries, और चौथा पेटेंसी टेस्ट जो मैं लेप्रोस्कोपिकली अक्सर करता हूँ। तो अगर उसके चारों टेस्ट ठीक हैं तो इस पेशेंट को, जिसकी 3 साल की सब फर्टिलिटी है, एज नहीं आपने मुझे बताई, यंग पेशेंट है, आई विल 35। स्टार्ट। हाँ जी 35। 35 है तो आप इस तरह से कहिए कि आई विल एडवाइज हर IUI 2 or 3 times. If that doesn't work, then IVF. ये एक ही सांस में बोलिए। तो वो एग्जामिनर कहेगी क्यों IVF? आप कहिए if she is 35, before 37 we should complete her treatment, because after 37 ovulation reduces, those chances of success reduce. तो इसलिए मैं दोहराता हूँ, in this case, if she has got endometriosis spot 3 centimeter,
The only complaint is subfertility. I will investigate her for subfertility, including husband and wife. And if they are all normal, in view of her age, I'll advise her IUI 2 or 3 times. If that doesn't succeed, then IVF. एक ही सांस में बोलूंगा ये. ओके सर, मेरा मतलब स्टिल आई एम कंफ्यूज सर. मेरा ये है कि हम जब उसका डाई टेस्ट करते हैं, लेप्रोस्कोपी से उसकी ट्यूब्स देखते हैं, अगर हमें वहां पे सिस्ट नजर आ जाती है तो सर हम कर भी रहे हैं लेप्रोस्कोपी, तो आइदर हम रिमूव नहीं करेंगे. उसका भी सुन लीजिए. अब एंडोमेट्रियोसिस को भूल जाओ. जी सर. You do diagnostic laparoscopy and there is a cyst larger, यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, larger than 5 centimeter. Okay. वैसे मैं तो ये कहूँगा कि it should have been diagnosed by ultrasound before you do a laparoscopy. But anyway, if it was not diagnosed by ultrasound, yes sir, you see a cyst larger than 5 centimeter, आप कहिए कि मैं उसके फीचर्स देखूंगी. ये लफ्ज पहला. ओके. लफ्ज पहला, वो cyst के फीचर्स में देखूंगी. If it is smooth, one-sided, and clear fluid in it, then if it is less than 5 centimeter, it is functional, I will not remove it. If it is bigger than 5 centimeter, or its wall is thick, or fluids are thick, or there is some solid component, then I will do cystectomy. Okay, sir. It depends upon the feature of the cyst and size of the cyst. माशाल्लाह माशाल्लाह. ये लफ्ज exactly तुमने इस्तेमाल किया सही कि I will look at the features of the cyst and then decide whether she needs cystectomy or not. सर साथ ही एक क्वेश्चन है कि अगर यही सिस्ट है और हमने उसको रिमूव करना है, तो सर अगर सिस्ट को तो ओवेरियन रिजर्व डिक्रीज हो जाते हैं, तो सर आइदर वी शुड ड्रेन द सिस्ट और इनर लाइनिंग शुड बी रिमूव्ड और नॉट. नहीं जी, बात यह है कि सिस्टेक्टमी के बाद तो फॉलिकल कम हो जाती है, लेकिन आप कहिए ना कि लेप्रोस्कोपी तो फाइनल टेस्ट है उस पेशेंट का. ओके. कि उससे पहले मैं सारे टेस्ट करूंगी, उसका FSH होगा, उसका AMH होगा, वो सारा कुछ होगा. तो अगर वो कहिए कि अगर वो बॉर्डरलाइन केस है, she is 35, AMH is less than 1, FSH is 12, तो फिर I will keep this thing in mind that her ovarian reserve is low, so whether I should do cystectomy. If it looks benign to me, all the features are benign, I will not do it because it will disturb her ovarian reserve. First complete family and then जो इस तरह की सिस्ट होती हैं फंक्शनल, यूजुअली 2-3 साइकिल में खुद ही गायब हो जाती हैं. I'll follow her up for 2 or 3 cycles. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू. कहाँ से बोल रही थी फरत आप? सर मैं कोटली आजाद कश्मीर. ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड. आजाद कश्मीर. चलें जी, और कोई बोले? ऐसा है कि जब आपसे सवाल पूछा जाता है आप घबरा जाते हो कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या सवाल आ गया. तो ऐसा आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको और डायलेट कीजिए. अगर सबफर्टिलिटी है तो उसके मैं सारे टेस्ट करूंगी, ये अच्छी बात है कहना. अगर वहां पे सिस्ट है उसके फीचर्स देखूंगी. ऐसे डायरेक्टली हाँ या ना में जवाब देना जरूरी नहीं होता. कि एग्जाम ने पूछा 3 सेंटीमीटर का वहां पे नोड्यूल बना हुआ है, विल यू रिमूव इट और नॉट. आप समझते हैं मुझे हाँ या ना कहना चाहिए. तो मैडम, this is a patient who is 35 years of age, 3 years subfertility है, और मैं उसके सारी इन्वेस्टिगेशन सबफर्टिलिटी की देखूंगी, फिर फैसला करूंगी कि ये जो 3 सेंटीमीटर है इसको रिमूव करना जरूरी है कि नहीं. और कहे कि फिर कहो जी अगर उसको कोई कंप्लेंट नहीं है, डिस्मेनोरिया, डिस्पायूनिया, ये वो नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमूव दिस नोड्यूल, और मैं उसकी पहले सबफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट. ओके सर. चलो जी, एनीबॉडी एल्स?
माशाल्लाह फरद, तुम पहले भी पूछती रहती हो। गुड, आई लाइक इट। Okay. चलो कराची सर वालों, मेरा क्वेश्चन था, जी अब अब्बा बोलिए, क्या आपका नाम नहीं आया? फरद सर मेरा बोलिए। क्वेश्चन था हेरा, सर, हेरा। जी सर। कहाँ बोल रही हो? सर मैं लाहौर से बात कर रही मेरे दुश्मनों को कॉलेज से बोल रही हो कि मेरे कॉलेज से बोल? हूँ। नहीं सर, मेरी ट्रेनिंग और हाँ, मेरी फॉरवर्ड की ट्रेनिंग जो है वो साहिवाल से है। साहिवाल से? आपको पता है मेरी जी। बीवी साहिवाल, तो मेरा हाँ ससुराली। सर। चले, हेरा बीबी बोलिए। सर मैंने पूछना था कि जब हम प्लेसेंटा परकरीटा या एक्रीटा, तो मैंने पूछना था स्किन पे हमने मिडलन सीएन देना है और यूट्रस पे हम क्लासिकल देना है, इसके बारे में मुझे कंफ्यूजन है, काइंडली ये गाइड कर दें। अच्छा सवाल। आप का जवाब यहाँ से शुरू होना चाहिए। चाहे आप प्लेसेंटा एक्रीटा को छोड़ के प्लेसेंटा प्रीविया कर लीजिए इसके साथ। जी सर। यही सवाल प्लेसेंटा प्रीविया है, तो आप इंसिजन क्या देंगे? वेरी जी सिंपल। सर। आप कहेंगे कि आई विल असेस द अपर मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा। समझ गए? प्लेसेंटा नीचे है ना, उसका जो इंटीरियर अपर इंटीरियर मार्जिन है वो कहाँ तक है, वो मैं इवेल्युएट करूंगा। मैं सर वो अल्ट्रासाउंड देंगे हम, हाँ, अल्ट्रासाउंड पे मैंने कहा देखेंगे। नहीं, वहाँ क्लिनिकली आपने जी एब्डोमेन खोला है और उसके बाद आपने देखा है। वैसे अल्ट्रासाउंड वाला भी बताएगा आपको, लेकिन फाइनल ओपिनियन तो आपकी वहां पे ऑन द साइट है कि आफ्टर फर्स्ट आई विल re-evaluate ultrasound report. Second, after opening abdomen, I will look at the upper margin of anterior upper margin of the placenta. If it extends only up to the lower segment, फिर हम lower segment खोल लेंगे उसका. But if it extends beyond lower segment, फिर मैं उसको वर्टिकल इंसिजन दूंगी। वर्टिकल क्लासिकल जो है ना, वो है फंडस का, वो जरूरी नहीं। एंटीरियर वॉल यूट्राइन वॉल में वर्टिकल इंसिजन देना वो लेसर क्लासिकल कॉम्प्लिकेशन है उसकी बनिस्बत के फंडस के। देन आई विल गिव, if the whole of the lower segment is covered by placenta, then I'll give vertical incision in the anterior wall of the uterus. बस एक कह के चुप कर दी। जी सर। ठीक। और सर स्किन यही पे प्लेसेंटा मिडलाइन प्रीविया देना के लिए भी है, यही प्लेसेंटा प्रीविया के लिए भी है। वो मेरे जमाने में तो हम जाते थे थ्रू द प्लेसेंटा, वो अब कहते हैं कि नहीं, उससे ब्लीडिंग बेबी की भी हो जाती है, ये हो जाता है, इस बेटर। जी सर स्किन का भी बता दें काइंडली, क्लास मिडल दूं इंसिजन या इंसिजन से खोलना है? क्या मिडिल इंसिजन क्या? स्किन का सर, हाँ, स्किन मैंने स्टेज से खोलनी है या मिड लाइन से खोलनी है? मिडिल देंगे ना, मिडिल ऑफ द यूट्रस। क्यों, आप साइड पे देना चाहते हैं? नहीं, साइड पे तो नहीं, साइड पे तो सर मैं ब्लड वेसल। कंफर्म करना चाह रही थी कि फेंस्टिल इंसिजन से स्किन ओपन करूं या मिड लाइन इंसिजन से स्किन ओपन करूं? अच्छा, तो अगर आपने इवन एंटीरियर abdominal वॉल में वर्टिकल इंसिजन देना है, यू कैन इजीली डू इट थ्रू फेनेसी या ट्रांसवर्स इंसिजन, वो जरूरी नहीं। यू कैन डू इवन हिस्टेक्टमी थ्रू ट्रांसवर्स। करते नहीं आप हिस्टेक्टमी थ्रू ट्रांसवर्स? जी सर। जी सर। तो वो फेनेस्ट्रियल इंसिजन ही हो। ओके। चले, और नेक्स्ट प्लीज।
कोई सर एक सवाल 44 और हो गए पूछ- पार्टिसिपेंट, 44 हाँ जी, 44 हो गई हैं सर। तो चलो फिर तो शुरू कर। सर डॉक्टर हीरा है वॉलंटियर। डॉक्टर हेरा, ये वॉलंटियर हैं फॉर दिस केस। चले, जी हेरा, पहले आपसे केस डिस्कस करने से पहले ये कैंसर ओवरी जो है वो एक तरह से थियोरेटिकली उसके इंफॉर्मेशन या नॉलेज काफी रिक्वायर्ड है उसमें कि पहले तो दोज पेशेंट्स के जी सोशली जिनमें ज्यादा होता है या मेडिकली ज्यादा होता है, जैसे ये ओवरी, those who are protected by certain actions, फिर उसके बाद उसके क्लिनिकल फीचर्स, फिर उसके स्टेजिंग, और इट गोज ऑन एंड ऑन। तो मैंने ये किया कि मेरी ये टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी का 8th एडिशन छपा, अभी कोई 15-20 दिन पहले बाहर आया। उसमें जो ये पहला एडिशन है जिसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो इसमें मैंने रात को पढ़ा ओवेरियन कैंसर और मुझे अच्छा लगा। तो व्हाट आई डिड, मैंने इमरान को कहा कि इसमें जो टेबल बनी हुई है 8-9, उन सब की तस्वीरें उतार के आपको ये भेजे। क्या मिल गई है? Yes, नो sir. सर। नहीं, जी सर मिल गई। जी सर मिल गई। जी सर मिल गई है। अक्सर को मिल गई है। जिन्होंने नो कहा वो जरा देख लिया अपना खोल के कि मिल गई होगी। तो अगर मिल गई हैं दैट मिल गई है सर। तो मेक्स माई लाइफ वेरी इजी। जिनको नहीं मिली, ये मार्केट में जाके टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी मेरे नाम की 8th एडिशन, उसमें पेज 179 खोल के देख लीजिए, आपको ये मिल जाएगी। तो ये जो मैंने आपको टेबल्स भेजी हैं, पहले हम उन्हीं को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। ये टेबल्स जो है ऊपर नीचे रख के अगर पढ़े तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है चैप्टर में। और पढ़ने ये 8-9 टेबल ऊपर नीचे रख लीजिए, तो बाकी रेस्ट टेक्स्ट बेशक ना पढ़िए, आपका पर्पस हल हो जाएगा। इसमें पहली टेबल जो है वो बताती है कैंसर ओवरी का रिस्क किन पेशेंट्स को कम है और किन पेशेंट्स को ज्यादा है। आप देख लीजिए टेबल आपने। मसलन कैसे पेशेंट्स हैं जिनको इस कैंसर ओवरी का रिस्क कम है। मल्टीपरस जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल खाई है, जिसकी सल्पेंजेक्टमी हो चुकी है या हिस्टेक्टमी हो चुकी है, और जिन्होंने ब्रेस्ट फीड किया है, उनको रिस्क ओवरी कैंसर का कम है। और दूसरी तरफ इंक्रीज रिस्क है जिन नलीपरस या जिन्होंने आईओसीडी रखवाई, एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट जो स्मोक करती हैं, फिर ओबीस, फिर जिनकी अर्ली मिनार्की लेट मेनोपॉज हुई, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री ओवेरियन कैंसर एंडोमेट्रियल कैंसर की हो, और जिन्होंने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का ट्रीटमेंट करवाया हो, क्योंकि ओवुलेशन रिलेटेड है ओवेरियन कैंसर। ये पहली टेबल। उसके बाद अगली टेबल है कि इसकी हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मुझे अच्छा लगा इस टेबल में जिस तरह उन्होंने हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हुई है कि साइट एपिथेलियल ट्यूमर्स, फिर जर्म सेल ट्यूमर्स, फिर सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स एंड लाफ। तो आपको ये ज्यादा रखने की याद जरूर कि एपिथेलियल ट्यूमर्स, जर्म सेल ट्यूमर्स या सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स, और फिर आगे वो कौन कौन से ट्यूमर उसमें आते हैं, ये उसकी पैथोलॉजी हो गई या ओवेरियन कैंसर की जो भी है एडवांस। और फिर ये टेबल जरूर आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह टेबल फॉर्म में अक्सर किताबों में नहीं दिया गया। नेक्स्ट, देखे ट्यूमर मार्कर्स। ये 5-6 नाम लिखे हुए हैं ट्यूमर मार्कर्स के।
CA-125 आम कहते हैं, चूंकि एपिथेलियल ट्यूमर जो हैं वो मोस्ट कॉमन 80%, इसीलिए हम CA-125 सिर्फ करते हैं। और लेकिन उसके अलावा CA-19, इनहिबिन, HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन्स, LDH, ये भी मार्कर्स हैं। तो आप ये कौन से ट्यूमर के मार्कर हैं ये याद कर लीजिए प्लीज। ये जो अगली है टेबल, ये सबसे एंड में आनी चाहिए, दरमियान में आ गई है कि जो वेरिएंट ट्यूमर के ट्रीटमेंट के बाद 5 ईयर सर्वाइवल कौन सी स्टेज का कितना है। ज़ाहिर है स्टेज 1 में 80% सर्वाइवल है और स्टेज 4 में ओनली 15% सर्वाइवल है। नेक्स्ट टेबल जो है क्लिनिकल फीचर्स, ये टेबल हमने अब पहले बेसिक्स हमने पढ़ लिया, पैथोलॉजी और ट्यूमर मार्कर, अब ये क्लिनिकल आ गई। इसमें सिर्फ ऊपर के दोनों छोड़ दीजिए चूंकि वो कोई कोहेरेंट नहीं है। सबसे नीचे है इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ओवेरियन ट्यूमर, वो अल्ट्रासाउंड के फीचर्स आगे लिखे हुए हैं, क्या क्या नजर आएंगे आपको, एक्सरे चेस्ट ट्यूब, CT स्कैन और ट्यूमर मार्कर। बस आपने ये बोलना, ये याद रखने, ऊपर वाली टेबल को बेशक भूल जाइए। नेक्स्ट टेबल स्टेजिंग, ये लगती बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है स्टेजिंग, हालांकि अगर आप जरा गौर करें, स्टेज 1 के ट्यूमर इज लिमिटेड टू द ओवरी, एक या दोनों, 1 A B C आ गया। फिर उसके आगे 2 ट्यूमर कन्फाइंड टू द पेल्विस, स्प्रेड है लेकिन पेल्विस में ही, वो वेरियस उसके काम ट्यूब पे है या नहीं उसको छोड़ दो। 1 is limited to the ovary, 1 or 2, 2 is limited to the pelvis, उसके बाद 3 is confined to the abdominal peritoneal cavity, pelvis से ऊपर आ गया rest of the abdomen, 4 with distance metastasis। ऐसे बस 4 याद रखिए। Number 1 limited to one ovary or both ovaries, 2 limited to pelvis, spread is outside ovaries in the pelvis, 3 outside pelvis in the peritoneal cavity above, 4 distant metastasis। बस इस तरह से मेक योर लाइफ इजी। हम छोटी छोटी डिटेल में जाके फिर ये, अगर आपके पास किताब हो तो उसमें तस्वीर बड़ी अच्छी दी हुई है वेरियस स्टेजेस की, लेकिन आप छोड़ देते हैं आज। ये जो है टेबल कीमोथेरेपी फॉर ओवेरियन, इसको जरूर अच्छी तरह याद रखें कि सर्जरी के बाद, सर्जरी इज ओनली फॉर स्टेज 1, 2, 3, 4 सब में कीमोथेरेपी दी जाती है। फिर जब आप कहते हैं कीमोथेरेपी, आपसे पूछा जाता है कौन सी दवाई देंगे, तो इसमें वो इस टेबल में 2 नाम दिए हुए हैं, कार्बोप्लेटिन, पैक्लिटेक्सेल, तो आगे उनकी डोजेस, टॉक्सिसिटी, और ये जो लेटेस्ट है नोवल थेरेपी, मुझे तो अच्छी तरह प्रोनाउंस भी नहीं करने आती, बेवासीजुमैब और समथिंग, लेटेस्ट ये याद रखिए आप, ये टेबल को अच्छी तरह याद रखिए। आगे तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्लिनिकल फीचर्स कोई खास है नहीं है। और हाँ, लास्ट स्लाइड जो है, अल्ट्रासाउंड फीचर्स बिनाइन ट्यूमर के और malignant ट्यूमर के, B rules and M rules, M for malignancy, B for benign। ये अच्छी तरह जरा देख लीजिए, क्योंकि इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है अल्ट्रासाउंड में क्या नजर आएगा, बिनाइन में ये नजर आएगा, malignant में ये नजर आएगा। अगर आपने ये सारी देख ली हैं, आप हम इनको एक ऑर्डर में रखते हैं
और तेरा बेबी से एक केस डिस्कस करते। जी सर। पहले तो ये सब जो मैंने तो आई हर्डली वेंट थ्रू, लेकिन आपके सामने है ना ये टेबल्स, Yes, sir. इनको जरा अच्छी तरह देख लीजिए। और देखे ना, इनमें सब कुछ है, क्लिनिकल फीचर्स है, पैथोलॉजी है, स्टेजिंग है, कीमोथेरेपी है, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स हैं। तो ये यही बातें आपको याद होनी चाहिए ये ओवरी में। चलें, मेरा अब मैं मुख्तसर से बोलता हूँ। एक पेशेंट है, एज 60 इयर्स, जी सर। और मीनोपॉज है 10 साल से उसको। शी कम्स जी एंड कंप्लेन्स के पिछले 3 महीने में उसने नोटिस किया है उसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड है और उसको कोई हेवीनेस इन लोअर एब्डोमेन भी। जब आप एग्जामिन करते हैं, यू फाइंड ए mass 20 week size and also she has got ascites. जब आप इम्तिहान में बोलते हैं ना ascites, तो आप ये कहेंगे she has got dullness in the flanks and shifting dullness, इस तरह से बोलो। मैं जी दोहराता सर। हूँ। जब आप बोलेंगे ना इम्तिहान में कि on examination patient has got a mass in lower abdomen 20 week size and shifting dullness or and dullness, इस तरह से बोलो। जी सर। जी बोली। Yeah, how will you proceed? Ji sir. First of all, I will introduce myself to the patient and take a brief introduction of my patient. I will take focused history from my patient. I will ask from how long she is having abdominal distension and is it sudden or gradual in onset. And I will ask for pressure symptoms of my patient, like any history of altered bowel bladder habits and any history of visible veins in her legs and shortness of breath. Then I will ask my patient about any history of weight loss and loss of appetite. And I will ask differential diagnosis, like any history of pervaginal discharge or postmenopausal bleeding she had. And I will sorry, you're doing very, very well. लेकिन ये ना बोलिए कि I'll ask for differential diagnosis. जो पूछना है वो बोलिए। जी सर, ठीक है। I will ask for any history of tuberculous contact or any history of evening rise in temperature, any history of acne, abnormal hair growth and abnormal hair growth she noticed. Then I will ask my patient about her past gynecological and obstetrical history, her parity, her breastfeeding, contraception, and any history of any okay, sir. Any history of combined oral contraceptive pills use or any history of hormonal replacement therapy she has taken up till now. And I will ask my patient about any history of hormonal replacement therapy. Then I will proceed for family history, in which I will ask any history of breast cancer, endometrial cancer, and ovarian cancer in herself or in her family. I will ask my patient about her past medical and surgical history, her cardiovascular problem, any renal problem, or any liver problem. I will ask for any socio-economical and drug history and any drug allergy. I will ask any history of smoking, and I will ask my patient and any kind of treatment she has taken up till now, any serial ultrasounds are present she has done or not. Then I will proceed for examination. वेरी गुड, आपने अच्छा बोला है, अच्छा बोला। इसको थोड़ा सा और रिफाइन कीजिए। रिफाइन इस तरह से कीजिए, रिफाइन इस तरह से कीजिए, ये आई विल आस्क, हर दफा कहने की बजाय एक दफा। लेकिन वो जो अभी मैंने टेबल बताई है कि कौन से पेशेंट्स प्रोन टू मैलिग्नेंसी हैं, जैसे आपने स्मोकिंग बोला,
फिर नलीपरस पेशेंट बोला, आपने ओसीपी बोला, ये सारे एक सांस में अगर बोलते ना आप, आई विल आस्क जी सर। ये बातें, हर ग्रेविटी और फिर स्मोकिंग, फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फिर यूज ऑफ ओसीपी, जो भी है, ये जो टेबल में ये 5-6 चीजें लिखी हुई है, एक सांस में बोली। आदत बनाइए, जी आदत बनाइए कि वो जो हिस्ट्री के रिलेटेड बातें हैं कि उस सिम्टम को या उस बीमारी को ज्यादा कर सकती हैं, वो आप 1, 2, 3, 4 इकट्ठे बोले, एग्जामिनर को फिर क्लैरिटी आ जाती है। एक दो स्मोकिंग बोल दिया, फिर काफी देर के बाद कुछ और, मतलब आपने ये वेट लॉस पूछा उससे, उसका एपिटाइट पूछा, वेरी गुड क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपने इकट्ठे पूछे होते तो मुझे पता होता कि सारा चैप्टर में जो पेशेंट्स प्रोन टू दिस, आपने फैमिली हिस्ट्री उसकी पूछी, सब कुछ पूछा, एक सांस में पूछे तो मैक्सिमम मार्क्स। वरना एग्जामिनर के अंदर जी जैसा आपने स्मोकिंग का जिक्र किया, वो दूसरी तरफ देख रही थी, उसको सुना ही नहीं। एग्जामिनर कौन सा जी 100% सुनते हैं, वो बोर हुए जी होते हैं, सर। इधर उधर देखते हैं, कुछ बातें सुन ली कुछ ना सुन। तो इसलिए अच्छा बोलिए आप, लेकिन इसको थोड़ा रिफाइन किए, मैंने लफ्ज कहा रिफाइन, रिफाइन जी कीजिए। तो जो बातें आप समझते हैं रिलेटेड टू ओवेरियन कैंसर है, तो वो मतलब आपने शायद आपने कहा था, मैं मिस कर गया, कि उसको पूछना है कि ये अदर देन ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल का आपने कहा, उसकी ब्लीडिंग का नहीं शायद पूछा आपसे, ये पोस्ट सर पूछा था पोस्ट मेनोपॉज, सर ये हाँ, पूछा था। मैंने कहा ना पॉसिबली आई मिस, लेकिन वो जी इसी सर। लिस्ट में हो, जी जी सर इसी समझ लिस्ट। आ गई। चले, गुड, वेरी गुड। तो आई विल टेक दिस हिस्ट्री, फिर अब फिजिकल एग्जामिनेशन। Sir, on general physical examination, I will check BMI and look for the sign of pallor in her nails, conjunctiva, palms, and mouth. And I will look. After general physical examination and chest examination, I will जी examine her abdomen ओके in detail. बस इस तरह से बोल दें तो you're okay. You're saving time for ओके सर। relevant questions. After general physical examination, after thyroid, chest, breast, and cardiovascular examination, I will and examination of any pitting edema, I will examine abdominal examination will be done, in which I will inspect the abdomen for any distension, stria, scar marks, visible vein, and pulsation. And I will palpate the abdomen for any mass. If the mass is palpable, then I will look for its size, surface, mobility, margins, consistency, tenderness, lower limit is reachable or not reachable, and surface of the mass. Then I will check for the dullness in the flanks, and shifting dullness will be checked. And then I will ask my patient to empty the bladder, and I will do bimanual examination, in which I will look for the size, mobility, and position of the uterus, and tenderness in the uterus is present will be assessed, and bilateral adnexal fullness will be assessed, in which I will look for any if the mass is present in any adnexa, I will look for its mobility, surface, margins, and consistency. माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता, चाहे तो फिर भी नहीं कर सकता। वेरी वेरी Thank गुड। you. Thank you, sir. After examination, I will proceed for investigations. In investigations, after baseline investigations and investigations for anesthesia fitness, I will proceed for specific investigation related to this case. As my patient is 60-year-old and her in this stage, say serous carcinoma, serous ovarian tumor are more common, so I will proceed with CA 125 level. And I will also check for serum LDH level, alpha fetoprotein level, beta HCG levels, inhibin A and B levels, and serum LDH levels. Then after tumor markers, I will proceed for ultrasound abdomen and pelvis. In ultrasound abdomen and pelvis, I will specifically look for the endometrial thickness, uterus size, and any mass is present in the adnexa. I will look for the site and number of the mass, and I will look for any its mass is multilocular
bilocular or unilocular, I will look for any septations or any papillary projections are present in this mass, or any solid component is present in this mass. I will look for any vascularity of this mass, and I will also check the other side of ovary. Second ovary will also be checked, and I will assess for any ascites or any other mass in abdomen. आप ये टू गुड, सिर्फ ऐसे ही इतराज के लिए अब चूंकि मैथ जो है 20 वीक साइज है, इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है कि आपको दूसरी ओवरी नजर ही नहीं आएगी अल्लाह, तो कह दीजिए because of the size of the mass it's possible that I may not be able to see the other ovary. However, if I can see, फिर ये सारे फीचर. Excellent. जी. चलो. Okay, sir. Then I will proceed for CT abdomen and pelvis to look for the extent of disease and any lymph node involvement. After these investigations, I will proceed for risk malignancy index, that involves CA 125 levels and ultrasound features, and postmenopausal status will be multiplied and risk malignancy index will be counted. If my risk malignancy index is more than 200, then this patient is a suspected case of malignancy and high risk for malignancy. Then I will proceed for management, in which in management I will empathetically counsel. In this case, it's most likely malignant. Okay. Risk management. Okay, sir. ताकि अपनी ओपिनियन भी तो दीजिए ना, तो किताबी गाल होगी. जी सर, ठीक हो गया. And then after I will proceed for the management, I will empathetically counsel my patient regarding the diagnosis that she is having ovarian mass that is most likely malignant in nature, and I will explain and I will tell my patient regarding the staging laparotomy procedures along with its pros and cons. I will counsel my patient regarding the follow-up of this condition after staging laparotomy, and I will counsel my patient regarding the follow-up of follow-up and need of chemotherapy along with its pros and cons. And I will admit my patient. I will involve. आप सिर्फ स्टेजिंग का लगना ना कि स्टेजिंग एंड क्यूरेटिव और थेराप्यूटिक या जो भी है, डेफिनेटिव सर्जरी. Staging and definitive surgery. I will tell my patient that 5-year survival rate of stage 1 is 90%, stage 2 is 60-70%. I will counsel my patient and tell her that post-surgery she'll need some treatment and there are pros and cons of course. Okay, sir. Okay, sir. देखो तुमने कितनी डिटेल में बोला है, ये सारा 7-8 मिनट में बोल दिया. जी सर. सारा 7-8 मिनट में यहाँ तक पहुँच गए हैं. जी सर. और कोई चीज मिस नहीं की अभी तक हमने. तो आखिरी 2 फिक्रे वो जी, अगर जब इसकी लेप्रोटोमी करूंगी, कौन सा इंसिजन दूंगी, कौन सा वर्टिकल इंसिजन दूंगी, फिर वो तब मैं बताती हूँ. यहीं तक पहुंचना काफी है और आपके 10 में से 7 नंबर है. थैंक यू सर. मैंने जिंदगी में 10 में से 8 मैक्सिमम दिए हैं, 7 तो बहुत अच्छे नंबर. थैंक यू सर. So you read and prepared yourself very well. देखा, आप इस तरह से कोई केस तैयार करें, टोटल नंबर ऑफ केसेस अब मेरे साथ शर्त लगा लीजिए, 20 ऑब्स्टेटिक्स के 20 गायनी के बनते हैं. जी सर. इससे ज्यादा है ही नहीं, बनते ही नहीं, जितना मर्जी बना लो. तो अगर आप हर केस को, ओवेरियन कैंसर अगर आपने इस तरह से पढ़ लिया है, अब इम्तिहान तक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो आप कहे ये 40 दिन नहीं तो चलो 80 दिनों में सारा इम्तिहान तैयार हो गया 3 महीने में. तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर. आपको पता था, आपने सीए ओवरी करना था, आप पढ़ के आई हैं और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ के आई. दिस इज व्हाट यू शुड डू विद. आपको 80 के 80 केस डिस्कस करने के लिए आपकी प्रोफेसर नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी
आप 2-3 का ग्रुप बनाइए इकट्ठे पढ़ने का, हर कोई एक एक केस तैयार करे और 2 दिन के बाद डिस्कस करें, तो एक दिन में आप यू विल बी देयर विद इन अ मंथ और सो। और अगर आपकी 2 सहेलियां नहीं आपके साथ तैयारी करने के लिए, तो फिर आप अपने अंदर कमजोरी समझिए, ये क्या हुआ, आप मेरे दोस्त ही नहीं है दुनिया में, दोस्तों के बगैर तो दुनिया नहीं चलती। सो और फिर इस तरह से बोल के बताने से आपका इल्म और बेहतर होता है, आपका नुकसान कोई नहीं होता। हम जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं वो शेयर नहीं करना चाहते। मैं सारी रात जागा और सारी सारी रात पढ़ा मैंने, अब मैं इसको 1 घंटे में बता दूं सारा कुछ, क्यों बता दूं? आप बताओगे, आपका नॉलेज रिफाइन होता है, बेहतर होता है, याद भी रहता है, वो जितना फायदा है तो वो किस्मत, आपका नुकसान कोई नहीं होता। So Hera, you prepared very well, very well. Thank you so much. और फिर बस इसमें लास्ट बिट यही है कि लेप्रोटमी और वो फ्लूइड लेना हाँ और जी सर, वो मैं बता दूं। हाँ चले बता दें। Sir, I will admit my patient. I will involve multidisciplinary approach in this case, involving senior oncological gynecologist, anesthetist, and histopathologist and radiologist. And I will admit my patient, and I will prepare my patient according to surgical safety checklist, and I will keep her gut preparation will be done and keep her NPO at midnight, and at the day of surgery, patient will be shifted into operation theater. I will do examination under anesthesia. I will pass Foley's, and after aseptic measures, I will open the abdomen with the midline incision. Just after opening the abdomen, I will take peritoneal washings sample, and then I will do total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. And I will palpate under surface of diaphragm, liver, and guts, and I will do this if possible. if possible, I will take lymph node samples also. दवा आप कर नहीं सकते ना। Sir. And then abdomen will be closed, and I will debrief the findings with the attendants, hand over histopathology report to the attendants, and I will note my operation findings with date and time. Patient will be shifted to post-operative ward. I will keep her NPO till her gut sounds are audible, and her early mobilization and thromboprophylaxis will also be given. And I will make sure that antibiotics are given. And once the patient is stable, I will discharge my patient with this report, with this counseling that she had to come back with the histopathology report and stitch removal. When the patient came back, I will assess for any pain, any infection, and I will also assess the histopathology report, and I will counsel my patient that she has to proceed with the chemotherapy. I will involve oncological gynecologist. She will fix the dose and route of chemotherapy, and carboplatin and paclitaxel is mostly given, and I will tell pros and cons of this chemotherapy, and shift the patient to oncological gynecological unit. And I will tell my patient that once she is cured, she has to come back 3 monthly for first 2 year, and 6 monthly for next 3 year, and 1 yearly for lifetime. This is the follow-up of my patient, and I will also psychologically counsel my patient. That's all. मैं वाल दिखालान की खातिर आपने इसकी प्रिपरेशन में इसकी गट प्रिपेयर नहीं की थी। सर गट प्रिपेयर भी की थी। नहीं की, मैंने नहीं सुना। मैंने की थी शायद। आज आपने जनरल सर्जन को जरूर इनवाइट किया, तो वेरी वेरी। कहाँ काम करती हो हेरा? सर अभी तो बस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। एक दफा फर्स्ट अटेम्प्ट अभी अपीयर हुई थी तो वो पास नहीं हुआ, तो अब मुझे बस गुस्सा आ गया। तो नहीं, अब हो जाओगे इंशाल्लाह। तो तुम लाहौर में रहती हो? जी सर रहती लाहौर में हूँ, लेकिन ट्रेनिंग मेरी साहिवाल। हाँ, तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई है।
तो जब पास कर लो तो हमारे पास आना, डॉक्टर यूसुफ को मिलना। वी लव टू हैव यू इन आवर हॉस्पिटल। Thank you. और ये कह भी देना यूसुफ को कि मैंने कहा। जी सर, जी। चलो, वेरी गुड। अच्छा जी, इसी पेशेंट को हम दोहरा लेते हैं। एनीबडी एल्स, कोई और? आइए आप, यू विल डू बेटर देन हिरा, आई कैन अश्योर यू। आइए आइए, कोई तो आइए। ये कोई बात नहीं, आप ये मोर देन 40 सिटिंग दिया, किसी का वॉलंटियर करने को दिल नहीं करता कि हिरा की परफॉर्मेंस से डिप्रेस हो गए? चलें फिर। अगर तो फरत आजाद कश्मीर से अभी भी है? अस्सलाम सर। फरत, हाँ जी, ये तो आमना है हमारा हमारा। अस्सलाम सर। जी सर। हाँ, चले आपसे पूछ लेते हैं कोई ऐसा। आप कहाँ से बोल रही हैं हमारा? सर मैं सऊदी अरेबिया से। वहां से बोल रही हैं? जी सर। माशाल्लाह, वेरी गुड, आई एम ऑनर्ड कि वहां बैठी आप हमारी बातें सुन रही हैं। थैंक यू सर। सर चलो, आई एम MCPS कैंडिडेट, so I am sir first time presenting to you. अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे पेशेंट को आसान कर लेते हैं। तो ये भूल जाएं कि आज हम कैंसर ओवरी की बात कर रहे हैं। जी A सर। patient age 30, primary infertility, comes to you and अल्ट्रासाउंड पे उसके सिस्ट दिखाई दी है 6 by 6 सेंटीमीटर। फरमाइए। After preliminary डॉक्टर पारा introduction, जी सर। जी। सर मैं रिपीट कर दूं, 30 years of age patient, जी 6 into 6 सेंटीमीटर की सिस्ट है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। बिल्कुल, ये बताया मैंने। After preliminary introduction with the patient, I will proceed with the specific history points and I will confirm the given findings that the patient is 30 years old and she has come with primary infertility. Then I will inquire about some history points, including since how long she is married and is this their first marriage of both partner, and then I will inquire how are they living together, what is the coital frequency per week, and is their coitus satisfied or not, is there any problem during the coitus, pain or ejaculatory problem. Then I will inquire about the menstrual cycle, it is regular or irregular, pain during the menses or any history of dyspareunia, any intermenstrual bleeding or postcoital bleeding. Then I will inquire about history of weight gain, weight loss, heat intolerance, cold intolerance, any history of galactorrhea or headache, bleeding of vegan. Then I will inquire about history of male partner, including occupation, his age, and his comorbids, and any history comorbids like hypertension, diabetes, or any psychiatric illness, or any taking any medications, antipsychotics, antidepressants, anti-diabetic for the both partner, and any history of previous medical or surgical ailment in the both partner, or previous surgical history, especially in the male, in the groin area in the childhood, or any history of mumps. Then I will inquire about the investigations. What investigation did you? इन्वेस्टिगेशन से पे रुक जाइए। जी सर। यू आर ए गुड कैंडिडेट। आपने सारी जो फर्टिलिटी रिलेटेड सवाल है वो पूछे हैं, तो जी सर। मैं ये चाहूंगा कि आपने ये 2-3 मिनट इसी में लगा दिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम है आपके पास, 7-8 मिनट। तो इसलिए अगर आप ये कह देती कि ये पेशेंट है, एज 30,
उसकी प्राइमरी इन्फर्टिलिटी मैं इंक्वायर करूंगी, क्योंकि मैंने नहीं बताया था, लेट्स से कि 3 साल 2 साल, I'll inquire about the duration of her subfertility and अब तक उसके क्या क्या टेस्ट हुए हैं, वो whether up till now she had investigation about her husband's semen analysis, her tubal patency test, her ovulation test. इस तरह से बोल दें तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, फिर हमें टाइम काफी मिल जाएगा उनकी मैनेजमेंट डिस्कस करने के लिए। तो इस टाइम मैनेजमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बजाय इसके डिटेल बोलने के कि इस पेशेंट की आई विल इंक्वायर how long they have been living together and whether her husband had semen test done, wife had tubal patency test done, ovulation test done, or any other relevant tests. ये आधा मिनट लगा, ये यहाँ तक पहुँच गए जहाँ अब आप पहुँची 3 मिनट के बाद। जी सर। फिर उसके मुताबिक मैं आगे चलूंगी, हमने तो आगे को चलना है। You agree with me or you don't agree? Yes, I am agree with you, sir. चलो, तो फिर अब आगे हम पहुंचे जी, ये हिस्ट्री पूछ ली सारी, बोलिए आगे बोलिए। ओके सर, दोबारा से शुरू करूं जैसे अब आपने बताया? कर लीजिए, हमारे पास टाइम है, कर लीजिए। जी सर। After preliminary introduction with the patient, I will inquire about the given findings to me. Then I will inquire about how long she is having this infertility, and what test she has done for the patient and for the both partners, including husband semen analysis and for ovulation test and patency of the tubes. बस देखा, आपको कोई एग्जामिनर रोक नहीं सकता। एट बेस्ट वो पूछ सकता है कि what kind of patency test you would do, or what kind of semen test you will do. ये कोई वो पूछे तो उसको पता है कि आपको आता है, बट विद इन हाफ ए मिनट आप यहाँ पे पहुंच गई। चलें, फिर ये सारे पूछ लिए सुबह, फिर उसको एग्जामिन कर लेंगे। जी sir, I will go for examination. After general physical examination, I will move to the specific examination, including any presence of distribution of abnormal distribution of hairs, or after systemic examination, I will move to the abdominal examination. BMI का लफ्ज़ बोल। Okay, sir. BMI of the patient. BMI of the patient. Then general physical examination include BMI, vitals of the patient, general distribution of hairs, and then I will go for local systemic examination, chest, breast, and heart sounds. And then after proceed to the abdominal examination, inspection, palpation, percussion. Then any palpable mass, or say any palpable mass per abdomen, any area of tenderness. Then I will move to the per speculum examination for the condition of cervix and any presence of discharge, bleeding, or condition of the cervix, then vaginal walls. Then I will move to the bimanual examination for the uterine size, mobility, any tenderness, any adnexal fullness or tenderness, or any presence of mass, or then, okay, sir, I have done with examination. Is it okay? Good. Then examination. Then I will, okay, I will move to the investigations. After baseline investigation, I will move to the specific investigation, including क्या हुई है तो review them. Sorry, sir, I cannot hear you. अगर उसने पहले ही करवा चुकी हुई है, I will जी, sir. review her previous reports. Okay, sir. Okay. After baseline investigation, I will move to the specific investigation and will like to review the previous investigation, including husband semen analysis, her ovulation test for her ovulation status, and if done, and test for patency of the tube. Then I will like to move to the transvaginal scan. For the I would like to know the endometrial thickness and lining irregularity,
and any myometrial or endometrial pathology or any ovarian or adnexal pathology. Good. Okay. Then Sir, फिर आप treatment sir, I would हाँ, like, जी sir, sorry. फिर अब उसकी फर्दर ट्रीटमेंट पे आई है ना, मैनेजमेंट में पहले टेस्ट हो गए, फिर जी सर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स आई प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। सर मुझे अब ये स्नेडियो में सिस्ट बताई थी ना आपने 6 into 6 नहीं, सेंटीमीटर। वो तो अच्छा, ओ सॉरी, वो फिर यहाँ फर्टिलिटी का तो कह दीजिए ना, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स आई सजेस्ट ट्रीटमेंट, हाउएवर बिकॉज शी हैज गॉट अ सिस्ट, मैं उसका ये करूँ ओके। ताकि आफ्टर हम ट्रांसफर स्कैन, फर्टिलिटी का चैप्टर तो क्लोज कर देना। ठीक है। I will move to the management according to the reports for the subfertility, and as far as the cyst is concerned, I will specifically evaluate the nature of the cyst. Good. And I will look for I will look for some points in the scan, either it is a unilateral or bilateral or a unilocular, multilocular, any solid areas, papillary projections, or presence of blood flow or not, or any ascites in the abdomen present or not. कुछ नहीं है, nothing. Okay. Then I will label it as simple cyst, thin walled, clear fluid. okay. As it is a simple cyst, thin walled, and then as it is a 6 into 6 centimeter, it is a reproductive age of the patient, and I will follow up this cyst after 4 to 6 months, and if as it is not causing the pain and pressure symptoms to the patient, and I will follow up it after 4 to 6 months and evaluating the other causes of infertility. If there are no causes, then I will just follow up for the patient. I will prescribe folic acid to the patient, and to come to the OPD for the follow up. Good. वो जैसे कि 3 महीने बाद से स्क्रैब हो, जो के ज्यादा चांस होता है ऐसे पेशेंट, वो फंक्शनल cyst थी, वो है वो। Here I'll repeat ultrasound or TBS. If the cyst disappears, I will then repeat the ultrasound I will after focus on treatment of her subfertility. After 6 months, if the patient came and persist, I will move on. सर इसका भी क्या करना है, फॉलो अप? हमने कहा डिसअपीयर, अगर persist करती है 6 महीने बाद भी है, फिर तो हम कुछ करेंगे ना इसका। Okay, sir. If the cyst is resolved, then I will move to the subfertility treatment, and that treatment depend upon the what treatment she has taken before and age of the patient. And if the cyst does not resolve and it persists, then I will move to the laparoscopically. I will remove the cyst, do the cystectomy by a laparoscopy. ठीक, बस। After counseling the patient, will move to the laparoscopy. और फिर वेरी गुड। हमारा कहाँ पे ट्रेन हुई थी तुम? सर ट्रेनिंग तो मैंने की है DHQ हॉस्पिटल, टोबा टेक सिंह थे, लेकिन मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ। माशाल्लाह, गुड। आज आप दोनों ही, ये कैसे हो गया? सेम डे, 2 गुड गर्ल्स एंड वॉलंटियर्स क्योंकि दे आर ऑल गुड गर्ल्स बट दे डोंट वॉलंटियर, तो ये गुड। आप MCPS क्यों कर रही हो? FCPS करो। जी सर, इंशाल्लाह करूंगी इसके बाद। चलो, ऑल द बेस्ट। तो आज तो 5 मिनट और है, कुछ और पूछना हो तो पूछें। सर मेरा क्वेश्चन है। सर मेरा भी क्वेश्चन चला। ये पहले डॉक्टर यास्मीन, वही फर्ज वापस आ गई। सर मैं पहले भी बोली थी, डॉक्टर हमारा बोल गए, फिर मैंने कहा चलें, वो उन्होंने सर मैं भी बोली थी एज अ वॉलंटियर। बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये पेशेंट अगर 6 मंथ बाद आती है और 6 सिस्ट इसकी परसिस्ट कर रही है, तो सर हम इनफर्टिलिटी की वजह से इसकी रिमूव करेंगे? सिस्ट इज स्टिल सिम्प्टोमेटिक तो नहीं है सर? एसिम्प्टोमेटिक है ना, तो फिर हम क्यों रिमूव करेंगे? आप एग्जामिनर को ये कहिए, इफ द सिस्ट इज 6 centimeters or larger, 6 centimeters or larger and persist, यहाँ ये persist कर रही है,
and persists, then it requires removal. ये बोली हाउ टू, वो उन्होंने बोला कि मैं लेप्रोस्कोपी सर इसलिए कि इसकी टॉर्शन हो सकती है, इसलिए भी हमने रिमूव करनी है। नहीं, फिर वो जो फॉलिकुलर सिस्ट है या रिटेंशियल सिस्ट है वो यूजुअली 5 सेंटीमीटर या उससे कम होती हैं और वो गायब भी हो जाती है ना सर। हाँ, सर ये मेरा है ये कि हुई तो ये इस पर फंक्शनल नहीं है, ये नियोप्लास्टिक। यस सर। सर अगर ये और पेशेंट जी सर अगर इस पेशेंट को फर्टिलिटी की डिजायर ना हो तो फिर अगर ये सिस्ट एसिम्प्टोमेटिक और स्टिल 6 सेंटीमीटर है तो सर फिर हम कुछ नहीं करेंगे ना, नहीं फॉलो मैंने अप करते बोला रहेंगे। ये 6 सेंटीमीटर या उससे छोटी है, 4-6 महीने उन्होंने दे दिया हमारा नहीं। और उसमें तो पहले हम देते थे फैमिली प्लानिंग की टैबलेट्स ओसीपी के, उससे अब लेटेस्ट स्टडी आई है उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, इसलिए सिर्फ इंतजार करो। जो फंक्शनल सिस्ट है वो 4 महीने में डिकम्प्रेस होकर गायब हो जाती है। बट इफ इट इज नियोप्लास्टिक इट कुड बी डर्माइड, इट कुड बी, जैसे डर्माइड सिस्ट है उसका रिमूवल बड़ा जरूरी है चाहे वो छोटी है, क्योंकि उसके कंटेंट बड़े इरिटेटिंग हैं। पेरिटोनियम में लीक हो जाए तो वो दे कॉज सीवियर पेरिटोनाइटिस। और एनी अदर अगर नियोप्लास्टिक किसी तरह की भी है तो देन इट शुड बी रिमूव्ड, it should be removed even if it is benign, even if it is epithelial cyst adenoma, mucinous है या serous है, जो भी है वो malignant तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी रिमूव करना। और जो any neoplastic cyst which persists and bigger than 6 centimeters requires removal. ये आज की स्टेटमेंट है, इसको लिख लीजिए, इसके बाद पूछता। So if there is a benign cyst and it is bigger than 6 centimeters, then and it persists, उसका confirmation ये है कि functional नहीं है, it will persist. It will not get smaller, it will get bigger or same size. Then it requires removal. अगर उसको 4-6 महीने देखना सिर्फ इसलिए है कि अगर वो फंक्शनल है उसका रिमूवल जरूरी नहीं और वो खुद भी गायब हो जाता है। सर मैंने पूछना था कि अगर ये मैलिग्नेंट सिस्ट है, मतलब वैसे ही ओवरऑल मैलिग्नेंट ओवेरियन कैंसर है, और सर एक मिनट सुनिए, डोंट यूज द वर्ड मैलिग्नेंट, नियोप्लास्टिक। जी सर, नियोप्लास्टिक अगर हैं सर, और सर मैंने दोनों अल्फाज में बड़ा बड़ा फर्क है। इफ यू से दिस इज मैलिग्नेंट फिर तो सारी गल मुक गई जी। फिर तो मैलिग्नेंसी के लिए तो उसको स्टेज 1 की भी है, एक तरफ है 1A है, फिर भी उसका ट्रीटमेंट है हिस्टेरेक्टमी एंड बायलैटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी। और सर अगर वो फर्टिलिटी स्पेयरिंग करनी इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। जी आप क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही थी फर्टिलिटी स्पेयरिंग करनी हो इसकी तो फिर यूनिलेटरल हम सारे वो किताब में लिखा हुआ है ना, फिर you can do unilateral as well for fertility और सर sparing. मैंने पूछना था कि इंटरवल डीबल्किंग सर्जरी का क्या रोल है, वो स्टेज 2A के बाद हम कर सकते हैं? 2B के बाद अब आ गया ना स्टेज 2, मैं तो एक लफ्ज कहा करता हूँ बड़ा इजी एज प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, patient's life is more important than fertility or reproduction. वो जो पेशेंट आपकी है 25, 26, 30 साल की, उसको 30 साल लगे यहाँ पहुंचने में, और बच्चा ना भी पैदा करेगी। आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं, ART में सरोगेसी भी है, डोनर एग है, डोनर स्पर्म है, पता नहीं क्या क्या है। आप ये कहिए कि मैं मैलिग्नेंसी को नहीं छोड़ूंगी पीछे, एटलीस्ट वो कंजर्वेटिव सर्जरी कर लूंगी, यहाँ तक कॉम्प्रोमाइज को तैयार हूँ, वरना जनरली तो बायलैटरल फ्रैक्टमी है, हिस्टेरेक्टमी ही करूंगी। अगर पेशेंट इंसिस्ट करता है कि नहीं मेरे तो बच्चे अपने पैदा करने, मुझे सरोगेसी नहीं चाहिए, आप ये अल्फाज बोलिए, आई वुड सजेस्ट दिस।
बट इफ द पेशेंट, फाइनल डिसीजन क्या होना है वो तो पेशेंट का होता है। तो पेशेंट मानती है कि हाँ मेरा ये कर दो ऑपरेशन, फिर ही करेंगे। वो लाख डेंजर से ही उसकी बीमारी, वो कहती है मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आपने तो काउंसल करना है उसको कि उसकी सबफर्टिलिटी है, मैं काउंसल करूंगी, दिस इज मैलिग्नेंट ट्यूमर स्टेज 2 या स्टेज 1 जो भी है, अर्ली स्टेज है, तो उसको शी रिक्वायर्स दिस ट्रीटमेंट। जो फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस है वो स्टेज 1 भी है, hysterectomy bilateral sulfur, बट इफ शी इंसिस्ट, लफ्ज इस्तेमाल कीजिए इंसिस्ट, वो इसरार करती है, वो कहती है डॉक्टर साहब मैंने नहीं, मेरा हुने ब्याह हुआ है 1 साल पहले, आप मुझे यूट्रस निकाल देंगे, ये नहीं हो सकता, इस तरह इंसिस्ट करती है, then I'll consider conservative measures, कंजर्वेटिव मेजर्स, ये अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। उसमें फिर ये है कि जैसा आपने कहा कि स्टेज 1 में यूनिलैटरल ओफ्रेक्टमी भी हो सकती है, क्लोज फॉलो अप, आप तो 2A की तरफ भी जा रही थी, तो लेकिन आप ये कही। चलें 10:30 हो गए, एक सवाल और पूछ लो, कोई पूछना है तो, वरना फिर अगले दिन। सर इसी में फ्रोजन सेक्शन का होता है ना, जब हमने कंजर्व हाँ, करना वो होता है। बिल्कुल वो बोलना है आप। हमने लेप्रोटमी करके आई वाज इम्प्रेस्ड विद हमारा एरा बहुत, कि मैंने आगे बात बढ़ाई नहीं। उन्होंने बोला था कि वर्टिकल इंसिजन लेप्रोटमी, फ्लूइड को कलेक्ट करके उसकी सर्टोलॉजी करवाएंगे, यहीं पे थी तो मैं आगे चल पड़ा। तो अस्सलाम वालेकुम हाँ जी, सर मैंने ये पूछना था कि जो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था 60 इयर्स पे वो पेशेंट थी, डिस्टेंशन और साथ एसाइटिस भी थी। सर इस पेशेंट में पहले हम एसाइटिक टैब भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि अब तो एसाइटिस हो गई। जनरली एसाइटिस का टैब या अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी, तो उनमें एडवाइस है जहाँ पे आप लेप्रोटमी नहीं करना चाहते। लेकिन सर हम आप करके जब हमारे पास हिस्टोलॉजी वो हाँ, डायग्नोसिस आ जाएगा, तो अब वो मैंने- नियो एडजुवेंट का भी तो ट्रेंड आ गया ना कि नियो एडजुवेंट कीमो दे दें आप देखें ओवेरियन उससे में। पहले कि यानी कि सर्जरी से पहले कीमो दें फिर हाँ। करें, उसके लिए आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते यस सर। हैं। अब क्योंकि बगैर कंफर्मेशन के बाय साइटोलॉजी हाँ। या हिस्टोलॉजी हम आप कीमो नहीं दे सकते। हाँ सर। नहीं देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो सर वो सर- अगर हमें लगे कि वो सीटी पे मैस ऑपरेबल नहीं है, तो फिर हम साइटिक टैब करके तो वो करके न्यू हाँ। एडजुवेंट का भी ऑप्शन रख आप सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। जी चले, सर हाँ जी, आप सर आफ्ताब लड़काना से बोल रही हो? जी जी सर। हाँ बोलिए। सर हम फ्लूइड थ्रिल और शिफ्टिंग डलनेस कब करवाते हैं, कब करते हैं पेशेंट का, मतलब कौन से जहाँ पे भी आप सस्पेक्ट करें कि वहाँ पे मैस एब्डोमेन है, I have not used the word tumor, I have used the word, जहाँ पे आप सस्पेक्ट करें मैस एब्डोमेन है, वहाँ पे आपने पेशेंट को डॉर्सल पोजीशन में लेटे लेटे दोनों फ्लैंक्स में डलनेस देखनी है, रेजोनेंस देखनी है। अगर वो दोनों तरफ या एक तरफ डल हो फिर शिफ्टिंग डलनेस करनी है। वो डल एरिया ऊपर आ जाए, दूसरा एरिया नीचे हो, उंगली वहीं पे रखें, 1 मिनट गिनती करें, फिर दोबारा टैप करें, पहले वो डल था अब रेजोनेंट है, इसका मतलब वहां का फ्लूइड शिफ्ट होके दूसरी हो तरफ चला, इसको शिफ्टिंग डलनेस कहते हैं। पर यस ये आपने फ्लैंक्स की डलनेस टेस्ट करनी है whenever you find a mass in abdomen, बस, चाहे वो फाइब्रॉइड है, चाहे ओवेरियन ट्यूमर है, चाहे क्या है, चाहे। और फ्लूइड थ्रिल सर, जी फ्लूइड थ्रिल कब करते हैं, फ्लूइड थ्रिल मैसिव एसाइटिस, मैसिव असाइटिस। मैसिव एसाइटिस में
मैं नहीं समझा, क्या करते हैं? सर फ्लूइड अस्सलाम थ्रिल का वालेकुम, पूछ सर। रही है, कब करते हैं फ्लूइड थ्रिल? फ्लूइड की क्या कर सकते हैं? थ्रिल सर, थ्रिल, फ्लूइड थ्रिल सर, मैसिव एसाइटिस में अच्छा, करते हैं फ्लूइड पेशेंट। थ्रिल, ओह सॉरी, फ्लूइड थ्रिल तो सिर्फ उस वक्त करते हैं जब सारा पेट डिस्टेंडेड हो विद फ्लूइड, वो फिर ऐसा है कि सारे पेट में पानी भरा हुआ है, एक तरफ से मारोगे वो पानी की वेव जो है दूसरी तरफ जाती है, दूसरे ठीक आपको महसूस होगी वेव, इसको थ्रिल कहते हैं। बट थ्रिल इज डन या टेस्टेड ओनली व्हेन द होल एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड विद फ्लूइड। यस। थैंक यू सर। चलें, ऑल द बेस्ट। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते कौन सा सब्जेक्ट करें, वो बोला वॉलंटियर। सर मैं करूंगी। आप हैं आफिफ, अफरोज क्या नाम जी? अफसर, अफरोज सर अफरोज, डॉक्टर मैं भी अफरोज। सर मैं भी अफरोज, करना चाहूंगी। आप राबिया, चलो अफरोज और राबिया ठीक। दो। सर टॉपिक कौन सा? थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग। अफरोज और राबिया जी, सब्जेक्ट बोलिए, क्या करें? सब्जेक्ट बोलिए ना, आप दो वॉलंटियर हैं तो क्या सब्जेक्ट? सर HMB। यस, ये भी अच्छा। यस सर HMB करेंगे। चलें। AUB कर लेते हैं ना, AUB उसमें सारा आ जाएगा। वो सर इसके menstrual डिफरेंशियल्स disorder क्या हो? बिल्कुल कर देंगे। ओके जी, ऑल द बेस्ट। खुदा थैंक यू हाफिज। सर। Thank you for coming. I've always Thank you, enjoyed sir. my. Allah Hafiz, sir. It's all because of your presence. Thanks a lot. अल्लाह हाफिज सर। Allah. Allah Hafiz.